ओके दोस्तों, अब हम लोग जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, मेन में भी आ सकता है लेकिन जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड द करस्पॉन्डिंग ग्राफ्स। अच्छा याद करो, आयनिक में हम लोग ये बोले थे जो वीक एसिड वीक बेस के जो टाइट्रेशन होती है उसके लिए कोई सूटेबल इंडिकेटर जो है वो हमारे पास नहीं होने के कारण उसका इक्विवेलेंस पॉइंट जो है वो निकालना हमारे लिए संभव नहीं होता है। तो लेकिन अगर मान लो वीक एसिड और वीक बेस का हमें टाइट्रेशन करवाना पड़े, ठीक है, तो इन दैट केस हम लोग आखिरकार इक्विवेलेंस पॉइंट निकालेंगे ही कैसे? तो वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स थी और ऊपर से साथ ही साथ जो हमारा इंडिकेटर्स होता है वो उतना ज्यादा शार्प चेंज बहुत बार हमें नहीं दे पाता है। उस कारण पे जो हमारे टाइट्रेशन रिएक्शंस है वो टाइट्रेशन रिएक्शन के लिए एक बेटर टेक्निक हम अपनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में बेसिकली हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है जिसके अंदर मान लो पहले से कोई एक्वस HCl है और मैं उस पर बाहर से NaOH जो है वो मैं डालते जा रहा हूं। तो आयंस का चेंज होने के कारण, ठीक है, जब एक आयन से दूसरा आयन को हम रिप्लेस करेंगे, क्योंकि उनका मोलर कंडक्टिविटी पे हमारा डिफरेंस होती है, उस कारण पे सेल का कंडक्टेंस जो है उस पर बदलाव आएगा। और वो बदलाव को अगर हम नोट डाउन करें फॉर द डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ एसिड और बेसिस एडेड, तो इन दैट केस हम लोगों को कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस के करस्पॉन्डिंग ग्राफ जो है वो हमें मिलता है और उस ग्राफ को एनालाइज करते हुए हम पॉइंट ऑफ इक्विवेलेंस जो है वो हम निकाल सकते हैं। तो ये पूरा चीज के किस चीज के ऊपर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ड्यूरिंग टाइट्रेशन वन आयन इज रिप्लेस्ड बाय द अनदर आयन एंड हेंस द कंडक्टेंस चेंजेस। अच्छा, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में H+ और OH- हमारा दो बहुत ही ज्यादा स्पेशल दिल के करीब आयंस होते हैं, क्योंकि सारे कैटायंस में H+ का जो मोलर कंडक्टेंस है और सारे एनायंस में OH- का जो मोलर कंडक्टेंस है, दे आर एक्सेप्शनली हाई एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द स्पेशल आयंस। ठीक है, अगर हम स्पेशल आयन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जो हमारा H+ का कंडक्टेंस होता है वो Na+ के कंडक्टेंस का लगभग 7 टाइम्स होते हैं। यार अगर मान लो तुम वहां पर उसके बदले K+ ले लेते हो तो लगभग 5 टाइम्स करीबन जो है वो हमारा होता है। सो दैट इज एक्सेप्शनली हाई एंड इसलिए इन दोनों को हम बोलते हैं स्पेशल आयंस। तो इस कारण पे अगर कोई भी टाइट्रेशन प्रोसेस में H+ कोई भी और कैटायन से रिप्लेस हो या OH- कोई भी और एनायन से रिप्लेस हो, तो कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन में ड्रास्टिक जो है वो हमारा फॉल होता है एंड बाकी आयंस का कंडक्टेंस जो है, अगर मान लो मोनोवैलेंट के बारे में बात करें, यार Na+ K+ से रिप्लेस हो रहा है, कंडक्टेंस में बहुत ही ज्यादा माइन्यूट बदलाव जो है वो हम ऑब्जर्व करेंगे। हाँ, बदलाव तो आएगा ही, बट दैट बदलाव विल बी वेरी वेरी ग्रेजुअल। तो इस कारण पे बाकी आयंस के एक्सचेंज में हमारा कंडक्टेंस पे कोई खास बदलाव जो है वो हमारा नहीं होता है। तो कंडक्टेंस चेंजेस मच स्लोली। ठीक है, राइट। अच्छा, जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसका एडिशन में कंडक्टेंस जो अगर एक्सेस में है, टाइट्रेशन नहीं हो रहा है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालने पर हमारा बहुत ही तेजी के साथ कंडक्टेंस बदलेगा। बट अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट डालते हो तो कंडक्टेंस जो है उस पर ज्यादा बदलाव हमारा नहीं होने वाला है। H+ का कंडक्टेंस OH- से भी ज्यादा होता है और H+ और OH- का एक्सेप्शनल कंडक्टेंस जो है that is based on the proton exchange mechanism. ठीक है, that is also called the proton hopping mechanism or also called the Grothus mechanism. अच्छा, तो क्या है
प्रोटॉन एक्सचेंज और ग्रोथस मैकेनिज्म। क्योंकि हम कंडक्टेंस जो है वो हम चेक करते हैं केवल और केवल एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन में हमारे पास भर भर के वाटर होता है। अच्छा, हम मोलर कंडक्टेंस आखिरकार निकालेंगे कैसे? जितना जल्दी एक आयन एक इलेक्ट्रोड से दूसरा इलेक्ट्रोड में पहुंच जाएगा उसका कंडक्टेंस डेफिनेटली उतना ज्यादा हाई होगा। वो चीज हम लोग मोबिलिटी में देखे थे। मोबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा मोलर एंड मोबिलिटी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इन द केस ऑफ H प्लस एंड OH माइनस, एक्चुअली हमारा आयंस को माइग्रेट होने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। अगर मान लो हमारे पास कोई K प्लस या Cl माइनस आयन है, उसको इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान एक्चुअल में एक इलेक्ट्रोड से दूसरा इलेक्ट्रोड पर ट्रैवल करना पड़ेगा, जिस कारण पे उसका वेलोसिटी सब्सटेंशियली रिड्यूस्ड होगा ड्यू टू द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम। लेकिन मान लो हमें H प्लस को माइग्रेट करना है। H प्लस तो खुला मिलता नहीं है, H प्लस हमेशा ही वाटर में HCO प्लस के फॉर्म में होता है। तो मान लो ये वाले इलेक्ट्रोड में राइट नाउ मेरे पास H प्लस है जो कोई एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ के बना हुआ है H3O प्लस। ऑक्सीजन पे हमारा 3 बॉन्ड है, O पर है हमारा प्लस। नाउ ये वाला बगल में ऐसे कर करके बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स लाइन से लगा हुआ है। एक्चुअली वाटर तो इनफाइनाइट अमाउंट पे है, तो वाटर का मॉलिक्यूल्स जो है वो हमारा भर भर के है, भर भर के है, भर भर के है। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज, जो बाजू वाले वाटर का ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन यहां से H प्लस को स्नैच करता है, ये वाला बन जाता है वाटर, ये अगला मॉलिक्यूल बन जाता है H3O प्लस। फिर उसके वाला जो हाइड्रोजन है उसका बाजू वाला ऑक्सीजन जो है वो खींच लेता है, लेफ्ट वाला जो बनता है वो बन जाता है हमारा H3O प्लस एंड राइट जो ये बीच वाला है वो हमारा बन जाता है वापस वाटर। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड फिजिक्स में जो हम लोगों ने कंडक्शन पढ़े थे। Conduction is a much faster process as compared to convection. I'm using those terms very, very lamely. Try to understand K plus Cl minus इस तरीके का जो फॉरेन कैटायन या एनायन है उनको एक्चुअल में जस्ट लाइक कन्वेक्शन खुद एक जगह से उठ के दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा और उसके दौरान उसको सब्सटेंशियल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वाटर का विस्कोसिटी अच्छी खासी होती है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी है तो सही, इट्स नॉट अ माइन्यूट अमाउंट। H प्लस के बारे में ध्यान दो, H प्लस असली में ट्रैवल कर ही नहीं रहा है, वो एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल पे कूदते हुए जा रहा है। लाइन से ऐसे मॉलिक्यूल्स है और एक दूसरे को छीनते हुए H प्लस एक्चुअल में यहां पर पहुंच गया, उसको एक्चुअली नेग्लिजिबल अमाउंट का फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। सिमिलरली OH माइनस का भी समझो, ये मेरा OH माइनस है और ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो ये वाला OH माइनस बाहर जो दूसरा वाला वाटर मॉलिक्यूल है वहां से H प्लस स्नैच किया, ये खुद बन गया वाटर, ये बन गया OH माइनस, दैट इन टर्न यहां का H प्लस ले लिया तो ये बन गया H2O और ये बन गया OH माइनस और ये OH माइनस डायरेक्टली यहां पर पहुंच गया, तो OH माइनस का भी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो है वो तो हमारा ना के बराबर है। तो और यहां से ये भी एक्सप्लेन होता है जो OH माइनस का थोड़ी सी कम क्यों होती है, क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, ऑक्सीजन पे माइनस उतनी बुरी बात नहीं है, तो सॉल्वेशन ऑफ OH माइनस बेटर होता है एंड उस कारण पे बाजू वाले मॉलिक्यूल से उसके लिए छीन पाना थोड़ी टफ होती है। तो ये जो हमारा प्रोटॉन हॉपिंग है वो OH माइनस के केस में थोड़ी सी मुश्किल होता है एज कंपेयर टू H3O प्लस, बट फिर भी दोनों प्रोसेस एक्सट्रीमली फास्ट है। बाकी सारे आयंस को एक्चुअल में ट्रैवल करना होता है, H प्लस या OH माइनस इसको एक्चुअल में ट्रैवल
करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ड्यू टू दैट प्रोटॉन एक्सचेंज मैकेनिज्म और प्रोटॉन हॉपिंग मैकेनिज्म और ग्रोथस मैकेनिज्म। मेरे ख्याल से मुझे यहां तक मैं एक्सप्लेन कर पाया हूं। तो अब जो है मैं डिफरेंट टाइप ऑफ टाइट्रेशंस जो है, नाउ वी विल टॉक अबाउट। ये वाले ग्राफ सारे के सारे तुम्हें याद रखना है। मैं सिखा तो दूंगा जो भाई कैसे ग्राफ बनाते हैं, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें वो सारे टाइप के जो ग्राफ्स हैं वो हमारा याद होना जरूरी है। अगर जेईई एडवांस में आएगा तो हाई प्रोबेबिलिटी ये कहता है कि वो मैच द कॉलम पे आए, और मैच द कॉलम पे आने पे एक्चुअली तुम्हें 7-8 नंबर जो है वो एकदम फ्री का मिल सकता है। और फ्री के मिलने पे बुरा ही क्या है। जैसे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे बोला था, जो आईआईटी ने एक बार पूछा था पूरा का पूरा हमारा पैसेज, जिनको उतना बेसिक बातें मालूम थी वो नॉर्मली हम नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो है वो सारे जगह पे मिसिंग रहती है। उस चीज के ऊपर पूछा था, जिनको वो वाला पार्ट मालूम था जो ग्राफ्स किस टाइप के होते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द ग्राफ्स, उनके लिए वो क्वेश्चन बोनस था। बाकी लोगों के लिए वो क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क पूरा का पूरा छूटा हुआ था, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। First of all, we will do the strong acid plus strong base titration. इसमें क्या है हमारे पास, जो हमारा सेल है उस सेल के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड, एग्जाम्पल HCl है, NaOH is added ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस NaOH को मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर रहा हूं, या फिर उल्टा भी हो सकता है। सेल के अंदर हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, एग्जाम्पल NaOH, एंड उस पर मैंने HCl जो है, HCl is added drop by drop, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी एक केस हो सकता है, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का ग्राफ बिल्कुल सिमिलर नेचर का ही हमारा होता है। अच्छा, रिएक्शन क्या टेक पार्ट करेगा, HCl aqueous plus NaOH aqueous is going to give me NaCl aqueous plus H2O liquid। हम पहले मान लेते हैं जो हमारा HCl है, that HCl is in cell, NaOH is added। Now try to understand HCl जब हमारा था तो HCl हमारा 100% आयोनाइज था H प्लस और Cl माइनस पे। सो जैसे ही मैंने NaOH डाला, जैसे ही मैंने NaOH डाला, तो ड्यू टू एडिशन ऑफ NaOH Na plus replaces H plus। हमारा जो Na प्लस है वो बेसिकली तो हमारा H प्लस को रिप्लेस कर रहा है, क्योंकि HCl हमारा NaCl को रिप्लेस कर रहा है। दोनों आयनिक कंपाउंड है, 100% डिसोशिएट हो रहा है, बट Na प्लस H प्लस को रिप्लेस कर रहा है। तो व्हाट वी विल ऑब्जर्व इज अ ड्रास्टिक ड्रॉप इन कंडक्टेंस। What we will experience is a drastic drop in conductance,
एंड ये जो हमारा ड्रॉप है, ड्रॉप विल कंटिन्यू, ड्रॉप विल कंटिन्यू टिल ऑल H plus is consumed। जब तक ना सारे H plus हमारा कंज्यूम हो जाएगा तब तक हमारा ये ड्रॉप जो है वो हमारा चलता रहेगा। यानी दैट इंप्लाइज सिंपली ड्रॉप हमारा तब तक चलेगा जब तक ना हम अपना इक्विवेलेंस पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। राइट। सो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड, एंड यहां पर जो मेरा एक्सिस है वहां पर मेरा कंडक्टेंस है। ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसे ही मैं इसको करता रहूंगा तो सबसे पहले ग्राफ जो है वो ग्राफ मेरा यहां पर तक डिक्रीज करेगा। पर हमें कैसे मालूम पड़ेगा यहां पर जाके खत्म होना है? नहीं, मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन उस पॉइंट के बाद ग्राफ जो है वो ध्यान दो वापस इंक्रीज करते हुए नजर आएगा। द रीजन बीइंग इंक्रीजेस एज NaOH is added, new ions in solution। देखो दोस्तों, यहां पे किसी को रिप्लेस नहीं करना पड़ रहा है, डायरेक्टली तुम NaOH ऐड करते जा रहे हो तो और भर भर के आयंस आ रहा है, तो यहां पर वापस हमारा इंक्रीज करेगा। एंड ये जो है दिस इज गोइंग टू बी द इक्विवेलेंस पॉइंट। तो हमें HCl का इनिशियल वॉल्यूम मालूम था, ठीक है, NaOH का वॉल्यूम मालूम पड़ गया, उसका नॉर्मेलिटी हमें मालूम है, तो सिंपली अप्लाई कर दो N1V1 इक्वल्स टू N2V2 जो हमारा टाइट्रेशन का प्रिंसिपल है, और वहां से हम HCl का नॉर्मेलिटी जो है या मोलैरिटी जो है वो हम निकाल सकते हैं। सो लुक एट द ग्राफ, इनिशियली स्टीपली डिक्रीज करेगा, एग्जैक्टली लीनियर होता है, लगभग लीनियर ही होता है। Initially it will decrease very steeply till the point वो हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट पर आ चुका है, एंड वहां पर जो है फिर उसके बाद वो इंक्रीज करेगा स्टीपली, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा NaOH जो है वो मैं ऐड कर रहा हूं। तो सॉल्यूशन पे मेरे पास नया आयंस ऐड हो रहा है, दे आर नॉट रिप्लेसिंग, और वो जो एक आयन ऐड हो रहा है उसके अंदर एक हमारा OH माइनस है, बल्ले बल्ले है, खुशी मनाओ, एंड आफ्टर दैट द ग्राफ विल स्टीपली इंक्रीज। सो पहला स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन उल्टा करोगे, NaOH को सेल पे लेकर यहां पर HCl डालोगे तो भी एग्जैक्टली हमारा सेम ग्राफ मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली NaOH इन सेल, HCl added, that implies Cl minus now replaces OH minus, that implies we are going to get exactly same graph. We are going to get the exactly same graph. अच्छा, दूसरा हम क्या करेंगे? Weak acid in cell, example CH3COOH, weak acid हमारा सेल पे है, example CH3COH, plus strong base is added,
वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन, तो इन दैट केस हम किस तरीके से करने वाले हैं? ध्यान देना, CH3COH का जो हमारा टूटना है वो प्रैक्टिकली हमारा नेग्लिजिबल रहता है। तो यहां पर अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ हमारा किस तरीके का होता है? सबसे पहले मैं ग्राफ को ड्रॉ एक बार कर लेता हूं और उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं एक एक पॉइंट को। तो इनिशियली हमें एक छोटा सा ड्रॉप मिलता है, एकदम इनिशियली हमें एक छोटा सा ड्रॉप मिलता है, then it increases and after a certain point it increases rapidly। और जिस पॉइंट पे रेट ऑफ इंक्रीज हमारा चेंज हुआ है, स्लो से रैपिड हुआ है, दिस इज द इक्विवेलेंस पॉइंट। तुम बोलोगे सर ये क्या बात हो रही है, यहां पर भी तो H प्लस Na प्लस से ही रिप्लेस हो रहा है, तो फिर इन दैट केस ऐसे ग्राफ कैसे है? क्योंकि यहां पर भी रिएक्शन जो हो रहा है CH3COH एक्वस प्लस NaOH is giving me CH3COO Na aqueous plus H2O liquid। Right. Try to understand. This is a weak electrolyte, and this one is a very strong electrolyte. This is a very strong electrolyte. तो बेसिकली CH3COOH में H प्लस है, लेकिन पहले टूटे तो सही, CH3COH तो टूटने का नाम ही नहीं लेता है। तो H प्लस एक्चुअली तुम जिसको 1 मोल मान लो समझ रहे हो, वो 1 मोल नहीं है, 10 टू द पावर -3 मोल्स है। तो उसके बदले एक आयनिक कंपाउंड है, भले ही Na प्लस आ रहा है लेकिन आयन आ तो रहा है, CH3COH में तो आयन ही नहीं आ रहा है। तो ये वाला जो इंक्रीज है, इंक्रीज एज weak electrolyte is replaced by strong electrolyte, sharp change due to the addition of OH minus। नेक्स्ट वाले पार्ट में आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट। अब यहां पर सवाल उठ सकता है जो कि सर स्टार्टिंग में आप जो है इसको इस तरीके से हल्का सा ड्रॉप क्यों करवाए हो? कुछ लोगों ड्रॉप को बहुत बड़ा दिखा देता है, कुछ बुक्स पे मैंने देखा हूं, मैं उनका भावनाओं को समझते हुए ऑप्शन पे मार्क करवाता हूं, लेकिन वो ड्रॉप बहुत ही ज्यादा माइन्यूट होता है, एक बहुत ही ज्यादा छोटा एरिया पर होता है। इनिशियल ड्रॉप is due to titration of accumulated H plus. The initial drop is due to the titration of the very high amount of accumulated H plus. एक काम करो, आयनिक पे वापस याद करो, ठीक है? बिफोर इट एंटर्स द बफर रीजन, एक्चुअल में जो स्टार्टिंग का 1 ml था वो याद करो, उस पर पीएच पे अच्छा खासा बदलाव आया था। यानी स्टार्टिंग में टाइट्रेशन एक्चुअली तेजी के रेट से होता है। ऑब्वियसली बात है स्ट्रॉन्ग एसिड जितना नहीं, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में, क्योंकि प्योर एसिड जब बफर रीजन पे एंटर करता है
फिर उसके बाद पीएच पर चेंज होना, बदलाव होना बंद हो जाता है। लेकिन बिफोर इट एंटर्स दैट रीजन एक्चुअल में टाइट्रेशन काफी ज्यादा तेजी पकड़ता है एंड उस टाइम पे जो एक्यूमुलेटेड H+ ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड है उसका इकट्ठा टाइट्रेशन होने के कारण जो Na+ का यानी आयनिक कंपाउंड का आना है वो H+ के बहुत सारे अमाउंट का एक साथ चले जाने को कंपेंशिएट नहीं कर पाता है। तो उस कारण पे एकदम स्टार्टिंग पे हमें एक बहुत छोटा सा ड्रॉप देखने को मिलता है। अब जो बुक्स मैंने देखा हूं, बहुत सारे इंडियन ऑथर के बुक्स है, वो दो एक्सट्रीम के बीच में रहता है। कुछ बुक जो है वो स्टार्टिंग वाला ड्रॉप को उड़ा ही देते हैं, खा जाते हैं, और कुछ बुक ये वाला रीजन को इतना बड़ा बना देता है जो तुम कुछ कह ही नहीं सकते हो। दोनों गलत है। स्टार्टिंग पे ड्रॉप होगा। देखो अल्टीमेटली केमिस्ट्री में पहले डेटा बाद में एक्सप्लेनेशन भाड़ में जाए। पहले जो है वो हमारा डेटा है, बाद में हमारा एक्सप्लेनेशन है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा यहां पर अगर हम ध्यान दें तो व्हाट विल हैपन इज due to the very high level of titration of the accumulated H+, we are going to get an initial drop in the conductance. हाँ, after some time obviously बात है वो change जो है वो हमारा खत्म हो जाएगा and then it will increase as a strong electrolyte or an ionic salt is basically replacing a very weak electrolyte or a weak acid. ठीक है, तो ये वाला ग्राफ मेरे ख्याल से समझ में आ चुका है। So now the third case, the cell contains a mixture of strong acid plus weak acid, यानी HCl plus CH3COH, and a strong base NaOH is added. ठीक है, तो इन दैट केस किस तरीके का ग्राफ हमें मिलेगा? ध्यान दो, टाइट्रेशन ऑफ HCl will occur first. पहले HCl का जो है वहां पर हमारा टाइट्रेशन होगा। ठीक है, देन टाइट्रेशन ऑफ CH3COOH will start. देखो ये बात एक्चुअल में उतना सही नहीं है, एक खत्म होने के जस्ट पहले ही दूसरा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल तौर पे हम ये चीज बोल सकते हैं। ग्राफ में हम बाल के खाल नहीं निकालते, हम मोटे मोटे एक बेसिक लेवल का ग्राफ बनाना जो है वो हम सीखते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग कंडक्टेंस और यहां पर मैं डाल लेता हूं वॉल्यूम ऑफ NaOH, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? सबसे पहले वी आर गोइंग टू गेट अ स्टीप ड्रॉप, और ये तब तक चलता रहेगा जब रिएक्शन चल रहा है HCl प्लस NaOH, एंड जहां पर ये ड्रॉप होना समाप्त हुआ, दैट इज द फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट। Now after that what will happen is the titration of CH3COOH plus NaOH will start a slow increase, and then after a certain point, that is my second equivalence point, we are going to get a drastic increase. So we are going to get a graph like this. This is due to the new addition. ठीक है, हमारा जो OH माइनस एक्स्ट्रा तुम ऐड कर रहे हो, NaOH जो एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो, उस कारण पे इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। Now fourth, weak base like NH4OH in cell, strong acid is added.
मेरे ख्याल से इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्ट सिमिलर ग्राफ हमें मिलना चाहिए। यहां पर यह बात हमें समझ में आ चुका है। सो वॉल्यूम ऑफ HCl और कंडक्टेंस का ग्राफ अगर मैं बनाता हूं तो अगेन इनिशियली वी आर गोइंग टू गेट अ स्मॉल ड्रॉप लाइक दिस, देन अ स्लो इंक्रीज and then a drastic increase. This is the equivalence point. This is the equivalence point. ठीक है, इसका रीजन भी तुम यही बोलोगे। NH4OH जो हमारा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो हमारा HCl से रिएक्ट करके एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NH4Cl में कन्वर्ट हो रहा है, जिस कारण पे नंबर ऑफ आयंस हमारा जो है वो बढ़ते जा रहा है, जिस कारण पे इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। वी आर गोइंग टू गेट अ इनिशियल ड्रॉप, राइट। अच्छा, थर्ड, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl इन सेल, weak base NH4OH is added. सेल के अंदर जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग एसिड बैठा हुआ है। सो द रिएक्शन दैट वी आर गोइंग टू गेट HCl plus NH4OH gives me NH4Cl plus water. तो सिंपल सी बात है, यहां पर अगर हम ध्यान दें, NH4 प्लस रिप्लेसेस H प्लस। सो ऑब्वियस सी बात है, हमें ड्रास्टिक ड्रॉप जो है वो हमें मिलने वाला है। तो यहां पर अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सो दिस इज द कंडक्टेंस और दिस इज द वॉल्यूम ऑफ NH4OH added. This is the volume of NH4OH added. So initially we are going to get a drastic drop till we reach the equivalence point. And try to realize उसके बाद जो कंडक्टेंस होगा, क्योंकि NH4OH एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ऊपर से सॉल्यूशन में ऑलरेडी भर भर के और NH4 प्लस बैठा हुआ है, जिस कारण पे ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट उसका डिसोसिएशन और ज्यादा सप्रेस होंगे। तो वी विल वेट अ वेरी ग्रेजुअल राइज, very slow rise, almost constant. एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वो लगभग कांस्टेंट ही बना देगा, उसको लेकर दिमाग मत लगाना। लगभग ये हमारा कांस्टेंट ही रहेगा, यानी ये वाला लाइन जो होगा वो हमारा लगभग इसी के साथ जाने वाला है, हॉराइजॉन्टल लाइन। दिस इज अ रेफरेंस हॉराइजॉन्टल लाइन, सो इट विल बी अ वेरी 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 स्लो राइज। यहां पे फिर भी तो मैंने ज्यादा बना दिया हूं, एक्चुअली इतना भी ज्यादा नहीं होता है, लगभग इस लाइन को पकड़ के ही हमारा चलता है। थोड़ा सा तो बढ़ेगा, आयनिक कंपाउंड मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट ही सही, इलेक्ट्रोलाइट तो है, टाइट्रेशन रिएक्शन रिप्लेसमेंट कहीं पर है नहीं, थोड़ा सा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा और उसके अंदर एक आयन OH माइनस भी है, जो तबीयत के लिए थोड़ी अच्छी बात है। So, starting में we are going to get a drastic decrease and after that we are going to get a slight increase and exactly similar graph that we are going to get for weak, strong base. Example, NaOH is in cell, weak acid
like CH3COOH is added. इसको मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो मैं ऐड कर रहा हूं. सो व्हाट इज द रिएक्शन दैट वी थिंक अबाउट? तो यहां पर जो रिएक्शन होगा वो मेरे पास क्या होगा? NaOH plus CH3COOH gives me CH3COONA plus water. तो यहां पर भी एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम का हम सामना करेंगे. तो CH3CO minus CH3CO minus replaces OH minus. That implies what we are going to encounter is a drastic drop. What we are going to encounter is a drastic drop. और ये जो drastic drop है, ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं, इट्स प्रेटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. सो दिस इज द कंडक्टेंस, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ CH3COOH. Till the equivalence point, we are going to get a drastic drop. And that will happen at the equivalence point. After that, it will be nearly constant. ठीक है? Again, weak electrolyte में add कर रहा हूं, तो this is going to be almost constant. Right? अच्छा, अगला नेक्स्ट जो हम करेंगे that is important to us, जिसका चलते इतना कुछ लोगों को बाद में दिमाग लगाना पड़ा था. Weak acid example CH3COOH plus the weak base NH4OH titration. यहां पर जो है वो टाइट्रेशन हमारा किस तरीके का होने वाला है, इसके बारे में अब हम देखते हैं. नाउ मान लो सेल पर हमारा CH3COOH है, सेल पर हमारा CH3COOH है, जो कि हमारा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और यहां पर हमने डाल दिए हैं NH4OH. तुम बोलोगे सर H प्लस था. अरे नहीं था ना, कोई H प्लस नहीं था. ठीक है. CH3COONH4. Now that is going to be a strong electrolyte plus water. Right? And now if I draw the graph regarding this, what we are going to get, this is the conductance. And this is the volume of NH4OH. तुम उल्टा भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों चीज बेसिकली सेम है. तो अगेन स्टार्टिंग में तो हम जानते हैं थोड़ा सा एक्यूमुलेटेड H प्लस होता है, तो एकदम स्टार्टिंग में वी गेट अ स्लाइट ड्रॉप. देन अ ग्रेजुअल इंक्रीज. क्यों इंक्रीज? as weak electrolyte replaced by strong electrolyte. इंक्रीज का रेट जो होगा वो हमारा डेफिनेटली इतना ज्यादा तो नहीं होगा. एंड आफ्टर दैट, जैसे कि हम बोलते हैं, दिस इज द हॉराइजेंटल लाइन, this is nearly constant. This is going to be nearly constant. So starting with initial decrease, this is going to be the equivalence point. उसके बाद क्योंकि मैं weak electrolyte ऐड कर रहा हूं, तो वो चीज हमारा nearly constant बन जाएगा. Right. Next up,
strong base added to a salt of strong acid plus weak base. Strong base added to a salt of strong acid and weak base, या फिर उसका उल्टा भी पॉसिबल है, वो उल्टा भी करेंगे हम लोग। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग NaOH is added to aqueous solution of NH4Cl, right? So NH4Cl plus NaOH, ध्यान देना ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था। दैट विल बी NaCl, जो खुद भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। So in this reaction, till the titration is not completed, Na plus replaces NH4 plus. Na plus replaces NH4 plus. कंडक्टेंस हम जानते हैं जो स्पेशल आयन के अलावा यानी H प्लस और OH माइनस के अलावा कंडक्टेंस चेंज will be very small. It will be almost constant. कांस्टेंट बना दोगे तो गलत नहीं है। एक डेटा दे रहा हूं, NH4 प्लस का कंडक्टेंस Na प्लस से ज्यादा होता है, ठीक है। NH4 प्लस का कंडक्टेंस Na प्लस से ज्यादा होता है। तो यहां पर अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, दैट इज द कंडक्टेंस G, एंड यहां पर मान लो हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ NaOH। तो दिस इज द हॉराइजेंटल लेवल, दिस इज द हॉराइजेंटल लाइन। क्योंकि NH4 प्लस का कंडक्टेंस इससे ज्यादा था, this is the equivalence point, and after that a very sharp rise, क्योंकि NaOH ऐड कर रहे हो, NaOH ऐड कर रहे हो तो बहुत ज्यादा शार्प राइज होगा। This is going to be almost constant. This is going to be almost constant. हाँ, ऑब्वियस बात है, ये एक डेटा दे देता हूं मैं तुम लोग को, लैम्डा ऑफ NH4 प्लस is slightly greater than the lambda of Na plus. इस कारण पे ये चीज जो है वो हम देख पा रहे हैं, अदरवाइज कोई प्रैक्टिकल डिफरेंस जो है वो हमें नहीं मिलने वाली है। ओके, तो उसके बाद में उसी के साथ में कंटिन्यूएशन के लिए वो वाला पार्ट को रखा हूं अभी तक। स्ट्रॉन्ग एसिड is added to a salt of weak acid plus strong base, ठीक है। तो ये वाले केस पर क्लासिक केस कौन सा बन सकता है? HCl added to CH3COO Na. What is given is lambda of Cl minus is greater than lambda of, that information is given to us, जो कि pretty logical भी है, ठीक है, pretty logical भी है। ये तो काफी ज्यादा भारी भरकम सा है, ये चल नहीं पाएगा ढंग से। ये डेटा दिया हुआ है, तो अब ग्राफ जो है वो हम प्रेडिक्ट करेंगे किस तरीके से होता है। द रिएक्शन दैट वी आर गोइंग टू एनकाउंटर, ध्यान देना ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही है। साथ पर मैंने डाल दिया था HCl, वो हमारा बन जाएगा CH3COH। वो तो हमारा काम का नहीं है, उस वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंट्रीब्यूशन जो है उसको तो हम प्रैक्टिकली
नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सॉरी, वहां पर NaCl मैंने यहां पे एक प्रॉब्लम कर दिया हूं। यहां पर NaCl तो सही था, यहां पे H2O नहीं था, सॉरी, यहां पर अच्छा हुआ मैंने रख दिया था। प्लीज मेक द रिक्विजिट करेक्शन। NH4OH उसका तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसका इफेक्ट तो हम एनी हाउ नेग्लेक्ट कर सकते थे, ठीक है, वो तो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। सॉरी, लिखने में गलती हो गई थी, खैर उसका गेम ही नहीं था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा स्लिप हो गया था। दिस इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट जो हमारा काम का नहीं है, और यहां पर है हमारा NaCl जो कि अगेन हमारा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इसका इफेक्ट को तो हम पूरी तरीके से नजरअंदाज करेंगे, इसका इफेक्ट को हम पूरी तरीके से नजरअंदाज करेंगे। और ऊपर से बफर चलेगा तो एनी हाउ उसका टूटना भयंकर सप्रेस रहेगा। सो व्हाट वी कैन सी इज Cl minus is a replacing CH3 COO minus, ठीक है। तो कंडक्टेंस चेंज हमारा बहुत ही ज्यादा स्मॉल होने वाला है, ठीक है, बट इंक्रीज करेगा ये वाले केस पे, ये वाले केस पे इंक्रीज करेगा स्लाइटली सही, लेकिन इंक्रीज करेगा। तो G वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaCl, ये अगर हम देखें, एंड दिस इज द हॉराइजेंटल लाइन दैट वी आर प्रेडिक्टिंग, तो वी आर गोइंग टू गेट अ वेरी स्लो इंक्रीज, समथिंग लाइक दिस। This is the equivalence point, and then we are going to get a drastic increase क्योंकि हम additional HCl जो है वो हम बाहर से डाल रहे हैं। तो इन दोनों केसेस में अगर सॉल्ट पे तुम स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो तुम डालते हो, तो इन दैट केस इट कैन बी अ वेरी ग्रेजुअल इंक्रीज और वेरी ग्रेजुअल डिक्रीज। एग्जाम में बहुत बार ऑप्शंस में लगभग कांस्टेंट भी बना के दे देगा अगर डेटा नहीं दिया हुआ है। स्पेशल आयंस अगर नहीं होता है तो उसको हम लोग लगभग जो है वो हम कांस्टेंट मान लेते हैं, एंड उसके बाद जो है हमारा ग्राफ इस तरीके का बनने वाला है, राइट। लास्ट एक अगर हम देख ले प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हमारे पास क्या है? aqueous solution of NaCl is in cell. AgNO3 is added drop by drop, ठीक है। अच्छा, एक्चुअल में सच बात यह है, lambda of Cl minus will be approximately lambda of nitrate। इन दोनों का लैम्डा में प्रैक्टिकली डिफरेंस होता ही नहीं है। दिस इज अ वेरी 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 माइन्यूट डिफरेंस। तो रिएक्शन दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस NaCl, that is a strong electrolyte, AgNO3 वो तो हम डाल रहे हैं, तो it will give the instant precipitation of Cl minus plus the formation of NaNO3, that is again a strong electrolyte. So if we see that a nitrate is replacing, the nitrate is replacing Cl minus, that simply implies conductance practically remains same till इक्विवेलेंस पॉइंट। कंडक्टेंस पे कोई बदलाव जो है वो हमारा नहीं होने वाला है। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें
यहां पर है हमारा कंडक्टेंस और यहां पर है हमारा वॉल्यूम ऑफ AgNO3। तो जब तक ना हमारा टाइट्रेशन कंप्लीट होगा तब तक जो है हमारा कंडक्टेंस नियरली कांस्टेंट रहेगा एंड यहां पर जो है हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट बनेगा एंड आफ्टर दैट वी विल गेट अ राइज, क्योंकि एक्स्ट्रा AgNO3 that is basically a strong electrolyte is added और ये वाला पार्ट जो है this is nearly constant। तो दोस्तों कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम जो जो चीजों का सामना कर सकते हैं वो सारे के सारे मैंने करवा दिया हूं। ग्राफ्स को ढंग से करना, ढंग से समझना एंड जरूरत पड़ने पे 2 बार पढ़ना। बट कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस में जितने टाइप के ग्राफ्स हमारा बन सकता है वो सारे के सारे ग्राफ्स मैंने यहां पर समाप्त कर दिया हूं। तो अब एक काम करते हैं, ये जो हम कंडक्टेंस देखे हैं उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं, राइट?